नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास डकैती के बाद पार्ट 2। शमशेर सिंह क्रूरता भरे स्वर में बोला, जोसेफ वोहरा को जब पता चलेगा कि मामला दुनिया के सबसे बड़ी खजाने का है तो 10-20 लाख वह फौरन मेरे मुंह पर मार देगा और मैं प्यार से सह लूँगा। बख्तर ने दांत भींचकर शमशेर सिंह को देखा। तुम क्यों फालतू के चक्कर में? यह फालतू का चक्कर नहीं है, शमशेर सिंह समझाने वाले अंदाज में बोला। काम का चक्कर है। 10 लाख मैं मीर सिंह से छाड़ चुका हूँ। 10, 20, 15 जोसेफ वोहरा से मार लूँगा। रही बात खजाने की, तो यह बात की बात है। क्या पता कुछ हाथ भी आता है कि नहीं। शमशेर, तुम महादेव के घर की निगरानी पर रहो। देवराज चौहान, जगमोहन कहीं जाए तो उनके पीछे जाना। कम से कम देवराज चौहान को निगाहों से ओझल मत होने देना। शमशेर सिंह कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। शमशेर, तुम? कोई बात नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो और करो। मैं जोसेफ वोहरा से बात करके आता हूँ। कहने के साथ ही शमशेर सिंह कार से निकलकर तेजी से आगे बढ़ गया। काफ़ी कोशिशों के बाद शमशेर सिंह जोसेफ वोहरा से बात कह सका। आज की तारीख का अंडरवर्ल्ड डॉन था जोसेफ वोहरा, जिसके सामने पड़ने से बड़े बड़े दादा कतराते थे। उससे शमशेर सिंह खतरनाक खेल खेल रहा था। यह शमशेर सिंह की हिम्मत ही थी, वरना जोसेफ वोहरा के सामने पड़ने की हिम्मत भी नहीं हो पाती। लेकिन अब मामला दूसरा था। भारी खजाने का मामला था। नक्शे वाले सिक्के की खातिर जोसेफ वोहरा उसकी हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकता था। कौन हो तुम? जोसेफ वोहरा का पिचा स्वर उसके कानों में पड़ा। शमशेर सिंह नाम है मेरा। शमशेर सिंह संभल कर बोला। आपकी मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप 2-4 से पूछेंगे तो उनमें से कोई एक दो मेरे बारे में जानते होंगे। वैसे मैं अंडरवर्ल्ड की छोटी सी मछली हूँ, बहुत छोटी। शमशेर सिंह। जोसेफ वोहरा ने उसका नाम दोहराया। जी हाँ, मैं वही शमशेर सिंह जो हफ्ता वसूलता है, पैसा लेकर कत्ल करता है, अपहरण करता है, स्मैक सप्लाई करता है और लगभग हर गैर कानूनी काम से वास्ता रखता है। आप तो? शमशेर सिंह मुस्कुराहट भरे स्वर में कह उठा, मेरी सारी पत्री जानते हैं। काम की बात करो। मैं आपको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूं। शमशेर सिंह ने शांत स्वर में कहा। तुम फ़ायदा पहुंचाओगे? वह भी मुझे? जी हाँ, मैं। वह फ़ायदा तुम खुद ही क्यों नहीं ले लेते? जोसेफ वोहरा का स्वर कठोर था। उस फ़ायदे को लेना मेरी औकात के बाहर है और आपके लिए मामूली सा काम है। बात आगे बढ़ाओ। क्षण भर ठिठक कर शमशेर सिंह बोला। आपने उस 1 रुपये के सिक्के के बारे में सुन रखा है जो मीर सिंह चावला के पास है और उस पर बहुत बड़े खजाने का नक्शा बना हुआ है, जिसे मीर सिंह अपने सीने से लगाए रखता है। सुन रखा है। वह मीर सिंह की कस्टडी में है। मैं उसी खजाने वाले सिक्के के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बेकार की बात मत करो। मीर सिंह को शायद तुम जानते नहीं। वह खून की नदियाँ बहा देगा, लेकिन उस सिक्के को नहीं देगा। कोई काम की बात हो तो करो। शमशेर सिंह के होठों पर मुस्कान उभरी। मैं काम की बात ही कर रहा हूँ जोसेफ साहब। वह सिक्का अब मीर सिंह चावला के पास नहीं रहा, किसी और के पास पहुँच चुका है। जिसके पास पहुँचा है मैं जानता हूँ वह कहाँ है। सच कह रहे हो? हाँ। शमशेर सिंह के होठों पर छाई मुस्कान गहरी हो गई। कौन है? कहाँ है वह जिसके पास इस समय खजाने वाला नक्शा है? जोसेफ साहब, मैं इतनी खास खबर आपको दे रहा हूँ, कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। अगर तुम्हारी बात सही है तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। वह कुछ कितना होगा? शमशेर सिंह का स्वर खास तौर से व्यापारी जैसा हो गया था। तुम क्या चाहते हो? 15 लाख। मिल जाएगा। बताओ कहाँ पर है सिक्का जिस पर खजाने का नक्शा बना हुआ है? आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा जोसेफ साहब। क्या? 15 लाख नगद लेकर 1 घंटे के बाद नीली झील पर मिले। मैं आपको उस सिक्के के बारे में बताऊंगा और आप नोट मुझे देंगे, लेकिन आना आपको अकेले पड़ेगा। मेरे अकेले आने का मतलब समझते हो? जोसेफ वोहरा ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मेरे दुश्मन हजारों में हैं, कोई भी मुझे खत्म कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ यह डील सिर्फ हम दोनों में। तुम्हारा ख्याल है कि तुमसे जानकारी लेकर तुम्हें शूट करके नोट वापस ले आऊँगा?
अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो क्या गलत सोचता हूँ? हाँ, धंधे में मैं दगाबाजी नहीं करता, शीशे की तरह साफ होकर चलता हूँ। 15 लाख लेने के बदले तुम मुझे अहम जानकारी दे रहे हो, ऐसे में मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊँगा? तुम निश्चित होकर नीली झील पर पहुँचो। कुछ गनमैनों के साथ मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। अच्छी बात है। न चाहते हुए भी शमशेर सिंह के होठों से हाँ निकल गई। रिसीवर रखकर वह बूथ से बाहर आ गया। मन में एक ही बात थी कि जोसेफ उसे शूट करके नीली झील में न पहुंच जाए। शमशेर सिंह वापस बख्तर के पास पहुंचा। क्या रहा? शमशेर सिंह ने सारी बात बताई। पागल हो गए तो तुम? बख्तर दांत भींचकर बोला। भला जोसेफ जैसा इंसान तुमसे अपने काम की बात पूछकर तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ेगा? वह तो तेरी लाश को झील में फेंक देगा। इतना आसान नहीं है मुझे लाश में बदलना। मुझे जानता नहीं क्या? मैं जानता हूँ, लेकिन यह मत भूल कि वह जोसेफ वोहरा है, अंडरवर्ल्ड डॉन। उसके सामने तू सिर्फ चिड़िया है। उसके फूंक मारने की देर है कि तू उड़ जाएगा। मैं झील पर कुछ न कुछ इंतज़ाम करके जाऊंगा। शमशेर सिंह होठ भींचकर बोला। कैसा इंतज़ाम? अपनी हिफाजत का। अगर जोसेफ वोहरा तेरे को मारने पर आ गया तो तू किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगा। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि जोसेफ वोहरा जैसे इंसान को इस मामले में डालने की तुमने सोची क्यों? इसलिए सोची कि मालूम नहीं कि खजाना हाथ में आता है कि नहीं। अब जो भी मिलता है वह तो झाड़ ही लो, बाद में क्या होता है क्या पता। बख्तर के चेहरे पर असहमति के भाव थे। देवराज चौहान व जगमोहन महादेव के घर पर ही हैं? वही होंगे, मैंने तो उन्हें बाहर जाते नहीं देखा। उन पर कड़ी निगाह रखना, खास तौर से देवराज चौहान पर। मोटा मुर्गा वही है। कहने के साथ ही शमशेर सिंह कार के पास से हटा और आगे बढ़ गया। बख्तर व्याकुल निगाहों से उसे जाता देखता रहा। अजीत मलिक ने बंगले पर पहुंचकर वह तिजोरी मीर सिंह के बेडरूम में पहुंचा दी थी। मीर सिंह बंगले पर पहुंचा। मलिक से सामना हुआ। तिजोरी कहाँ है? मीर सिंह ने भीचे स्वर में पूछा। आपके बेडरूम में सर। लंबे समय तक बंधे रहने के कारण मलिक की हालत खस्ता लग रही थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है सर। देवराज चौहान बच निकला है, उसे तलाश करो। मीर सिंह एक एक शब्द चबाकर बोला। मलिक के चेहरे पर हैरानी उभरी। वह बच निकला है? हाँ, एक पुलिस वाला बीच में आ गया था और मैं पुलिस की मौजूदगी में कुछ नहीं करना चाहता था। ओह, 2-4 को और साथ ले लो, तलाश करो देवराज चौहान को। जी। मीर सिंह वहां से हटा और अपने बेडरूम में पहुंचा। बेडरूम में खास जगह से उसने चाबी निकाली और कुछ दूर पड़ी तिजोरी के पास पहुंचकर चाबी की होल में डालकर उसे एक साथ 6 बार घुमाया। तिजोरी का दरवाजा खुल गया। भीतर सब कुछ सही सलामत देखकर उसने चैन की सांस ली। फिर सिक्का तलाश करने लगा। उस डिब्बी को जिसमें सिक्का रखा था वह डिब्बी नजर नहीं आई। मीर सिंह पागलों की तरह सिक्के की तलाश में जुट गया। सारा सोना, नोटों की गड्डियां, कुछ हीरे, कागजात, सब कुछ तिजोरी से बाहर गिरा दिया, लेकिन सिक्के वाली डिब्बी फिर भी नजर नहीं आई। दरिंदा सा लगने लगा मीर सिंह चावला। मलिक! मीर सिंह गला फाड़कर चिल्लाया। 2 पल भी न बीते कि मलिक हाजिर था। सिक्का कहाँ है? वहशी भाव में मीर सिंह ने पूछा। भीतर है सर, तिजोरी में। नहीं है। अजीत मलिक की निगाह तिजोरी और बाहर बिखरे सामान पर पड़ी। उनसे तो तिजोरी खुली नहीं, फिर सिक्का कहाँ जा सकता है? मलिक ने सूखे स्वर पे कहा। और तिजोरी खुले बिना सिक्का बाहर नहीं निकाला जा सकता। मलिक अब क्या कहता? तुम हर वक्त तिजोरी के पास थे? जी हाँ, कुछ कदमों के फासले पर उन्होंने हाथ पांव बांधकर डाल रखा था। मतलब कि तिजोरी पर हर वक्त तुम्हारी निगाह रही। मलिक ने सहमति में सिर हिलाया। नींद नहीं ली? मलिक के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। 3-4 घंटों की ली थी। उल्लू का पट्ठा। इसके साथ ही मीर सिंह का तगड़ा हाथ मलिक के गाल पर पड़ा। मलिक लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हटता चला गया। चंद पलों के लिए उसका चेहरा सुन्न सा पड़ गया था। किसी तरह उसने अपने होशो हवास पर काबू पाया। 3-4 घंटे तू सोया रहा? तुझे नहीं मालूम कि इन 3-4 घंटों में तिजोरी के साथ क्या हुआ? मीर सिंह चावला एक एक शब्द चबाकर कह उठा। ऊपर से कहता है तिजोरी नहीं खुली। मलिक ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर तिजोरी और उसके आसपास पड़े माल को देखा।
मीर सिंह के चांटे के कारण उसकी गाल पर उंगलियों की छाप स्पष्ट नजर आ रही थी। एक बात कहूँ सर, अजीत मलिक ने दबे स्वर में कहा। बक, अगर अगर तिजोरी खुली होती तो उन लोगों ने यह सारा माल भी निकाल लिया होता। करोड़ों का माल नहीं निकाला और सिक्का निकालकर तिजोरी बंद कर दी। मीर सिंह चावला भिजे दांतों से मलिक को देखता रहा। सर, हो सकता है सिक्का आपने कहीं और। बकवास नहीं, बकवास नहीं, मीर सिंह दर्दगी से बोल पड़ा। सिक्का तिजोरी में ही था और उस हरामजादे मोहनलाल ने तिजोरी खोली। देवराज चौहान ने सिक्का निकाला और तिजोरी पुनः बंद कर दी। मलिक के चेहरे पर सहमति के भाव उभरे, परंतु बोला कुछ नहीं। देवराज चौहान को तलाश करो, 2 बार मैं उससे शिकस्त खा चुका हूँ। मीर सिंह चावला कभी नहीं हारा और देवराज चौहान ने मुझे हरा दिया। मेरी हार जीत में तभी बदलेगी जब देवराज चौहान की मौत का कारण मैं बनूंगा। ढूंढो उसे, जहाँ भी है, मुझे फौरन उसकी खबर मिलनी चाहिए। बेशक उसकी तलाश में जितने भी आदमी निकालो, मुझे देवराज चौहान के बारे में खबर मिलनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि। कोशिश जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, दावे वाली बात करो कि देवराज चौहान की खबर फौरन पाकर तुरंत मुझे इत्तला करोगे, समझे? जी। मलिक ने अपने गाल पर हाथ फेरा। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और खटक रही है। बस, अगर देवराज चौहान ने तिजोरी में से सिक्का, अगर नहीं, पक्के तौर पर निकाला है, मीर सिंह गुर्राया। जी हाँ, वही, मलिक ने जल्दी से कहा। देवराज चौहान के हाथ सिक्का लग गया है। अब तक उसने सिक्के पर मौजूद नक्शे को कागज पर भी उतार लिया होगा, यानी वह खजाने का नक्शा चाहता था, जो कि उसे मिल गया। ऐसे में सिक्का आपको मिल भी जाए तो भी उसका काम तो हो गया। मीर सिंह चावला के चेहरे पर वैसी मुस्कान उभरी। देवराज चौहान की मौत तो आ ही चुकी है। जो खजाना मैंने जाता है वह जिंदा नहीं लौटता, परंतु मैं चाहता हूँ कि वह मेरे हाथों से मरे। अगर वह खजाना पाने के लिए रवाना हुआ तो मैं उसके पीछे जाऊंगा और जहाँ भी मौका मिलेगा उसे खत्म कर दूंगा। वह मेरे हाथों ही मरेगा। आपके पास सिक्का या खजाने का नक्शा तो है नहीं कि? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीर सिंह गुर्राया। खजाने का नक्शा मैं इतनी बार देख चुका हूँ कि उसका एक एक रास्ता मेरे दिमाग में इस तरह है जैसे कि नक्शा मेरे सामने हो। ओह, तुम देवराज चौहान को ढूंढो, मैं उसकी मौत का कारण बनना चाहता हूँ। जी, यह काम जल्दी से भी जल्दी, बहुत जल्दी होना चाहिए, मीर सिंह चावला गुर्राया। ओके सर, दफा हो जाओ। मीर सिंह पागलों की तरह नजर आ रहा था। अजीत मलिक पलटा और बाहर निकल गया। सब बातें एक तरफ और मीर सिंह का मारा थप्पड़ एक तरफ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मीर सिंह उसके साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकता है। बरसों से वह मीर सिंह की सेवा में था, कई बार जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। लेकिन यह थप्पड़, अजीत मलिक इस थप्पड़ को कभी नहीं भूल सकता था। जब नीचे पहुंचा तो मलिक का वही साथी मिला जिसे लेकर वह देवराज चौहान की तलाश में निकला था। वह उसका खास आदमी था। क्या हुआ? मलिक को देखते ही वह बोला। चेहरा लाल क्यों हो रहा है? हरामजादे का दिमाग खराब हो गया है। मीर सिंह के लिए मलिक के होठों से पहली बार गाली निकली थी। किसका? मीर सिंह का। उसके साथी के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। हुआ क्या? पहले तो देवराज चौहान के साथ खेल खेलता रहा 30 मार खां बनकर, और अब देवराज चौहान करारी हार दे गया तो गुस्सा मुझ पर उतार रहा है कमीना। मलिक दांत भींचकर कह उठा। लेकिन हुआ क्या? तिजोरी में से सिक्का निकाल लिया है, सिर्फ सिक्का ही निकाला और कुछ नहीं। बहुत दिलेर है देवराज चौहान, ढेर सारे माल को जरा भी नहीं छेड़ा। इसी बात पर खार खाए मीर सिंह ने मुझे थप्पड़ ठोक दिया। ओह, मलिक को आज तक कोई थप्पड़ नहीं मार सका। साले के लिए कई बार अपनी जान खतरे में डाली और आज इनाम के तौर पर थप्पड़ मिल गया। बहुत गलत किया मीर सिंह ने। हाँ, मैं इस थप्पड़ को भूलूंगा नहीं। अजीत मलिक के दांत भिज गए। क्या करोगे? जयराम, जब भी मुझे मौका मिला मैं इस थप्पड़ का हिसाब अच्छी तरह बराबर करूंगा। मरेगा तू। अगर कोई मरा तो मीर सिंह ही मरेगा। वह अपनी फौज के दम पर अकड़ता है, और मत भूलो जयराम, उसकी फौज का सेनापति ही मैं हूँ, मलिक विशैले स्वर में कह उठा। जयराम मलिक का धधकता चेहरा देखता रह गया।
जोसेफ वोहरा, पंजाबी बाप और ईसाई माँ का दोगला बेटा। अब ना बाप का पता ना माँ का। दादागिरी को खूबी से अंजाम देता हुआ आज अंडरवर्ल्ड डॉन बना बैठा था। उम्र 50 के आसपास, बदन का रंग स्याह काला, इतना कि उसकी सफ़ेद आंखों से खौफ सा महसूस होता। जब बोलता तो गुलाबी जीभ और मुंह के भीतर का गुलाबी रंग देखकर भय लगने लगता। इतना काला था जोसेफ वोहरा। रही सही कसर उसके बालों ने पूरी कर दी थी, जो छोटे छोटे घुंघराले थे। दाएं कान में सोने की छोटी सी बाली पहन रखी थी, स्याह कलाई पर सोने का कड़ा और गले में गोल्ड की मोटी चेन। आम इंसान तो उसके सामने खड़े होने का हौसला न कर सके। जोसेफ वोहरा ज़्यादा गनमैनों को न लाकर 4 के साथ नीली झील पर पहुंचा। शमशेर सिंह का नाम उसने सुन रखा था, लेकिन चेहरे से वह वाकिफ नहीं था। लेकिन जोसेफ वोहरा जानता था कि शमशेर सिंह आसानी से उसे ढूंढ लेगा। शाम का वक्त था, झील पर और भी कई लोग थे। जोसेफ वोहरा ने गनमैनों पर निगाह मारी। तुम लोग कुछ दूर रहकर मुझे कवर करके रखो, जोसेफ वोहरा ने भारी स्वर में कहा। किसी काम के लिए मुझे किसी ने बुलाया है। हो सकता है यह किसी की चाल हो, मुझे खत्म करने के लिए। आसपास भी निगाह रखना, कोई मेरा निशाना लेने की चेष्टा न करे। जी। जोसेफ वोहरा आगे बढ़ गया। कुछ पलों पश्चात वह झील की रेलिंग से टेक लगाए झील को देखने लगा, जो कि हमेशा ही नीली सी नजर आती थी। इसी कारण उसे नीली झील कहा जाता था। कुछ दूर सीढ़ियाँ थी जो झील के पानी तक जा रही थी। वहाँ पर कुछ लोग बैठे पाँव को झील के पानी में रखे लुत्फ उठा रहे थे। झील के पानी में 5-7 कश्तियाँ चल रही थी। मजे लेने वाले झील और शाम का भरपूर मजा ले रहे थे। जोसेफ वोहरा की पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। करीब 10 मिनट बाद उसकी बगल में शमशेर सिंह आ खड़ा हुआ और झील का नज़ारा देखने लगा। जोसेफ वोहरा ने उस पर निगाह मारी, फिर झील को देखने लगा। जोसेफ वोहरा को पूरा विश्वास था कि जो उसके पास आकर खड़ा हुआ है वही शमशेर सिंह है, क्योंकि उसका चेहरा उसके हरामीपन को दर्शा रहा था। परंतु जोसेफ वोहरा ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। नमस्कार वोहरा साहब, शमशेर सिंह ने धीमे स्वर में कहा। जोसेफ वोहरा ने निगाह झील पर ही थी। कहो। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसके पास खजाने तक पहुँचने का नक्शा है। बताओ। 15 लाख। तो कार में है। तो फिर हमें कार में चलकर ही बात करनी होगी। मैं नोटों को देखना चाहता हूँ। मुझ पर भरोसा नहीं है, फिर भी कार में चलो। 1 मिनट, कहने के साथ ही शमशेर सिंह ने जेब से सफ़ेद रुमाल निकाला और उसे मुंह पर फेर कर 2 बार झाड़ा, फिर रुमाल जेब में डालकर बोला, चलिए। दोनों पलटे और कार की तरफ बढ़ गए। रुमाल से किसको इशारा दे रहे थे? जोसेफ वोहरा ने सपाट स्वर में पूछा। अपने आदमियों को बता रहा था कि अभी तक सब ठीक है। जोसेफ वोहरा की आवाज़ में खतरनाक भाव उभरे। शमशेर, अगर मैं तेरी जान लेना या कुछ और करना चाहूँ तो तब भी तेरे आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही तुझे बचा सकते हैं। जोसेफ वोहरा का स्वर सपाट था। क्षण भर के लिए शमशेर सिंह के चेहरे पर घबराहट के भाव उभरे। मैं आदमी आपके लिए नहीं लाया जोसेफ साहब, अपने लिए लाया हूँ। कुछ लोगों से मुझे जान का खतरा है, जबकि आदमी के नाम पर शमशेर के साथ चिड़िया भी नहीं थी। जोसेफ वोहरा ने चलते समय कहर भरी निगाहों से शमशेर सिंह को देखा। मन ही मन शमशेर सिंह सोच रहा था कि ऊपर वाला यह वक्त आराम से निकाल दे। दोनों पार्किंग में खड़ी कार के भीतर जा बैठे। आगे वाले सूटकेसों में से बड़े साइज का ब्रीफकेस उठाकर जोसेफ ने शमशेर सिंह की टांगों पर रखा। शमशेर सिंह सूखे होठों पर जीभ फेरकर जबरन मुस्कुराया, फिर ब्रीफकेस खोलकर देखा। नोटों से ठसाठस भरा पड़ा था। तभी जोसेफ वोहरा ने सख्त स्वर में कहा, गिनने मत बैठ जाना। नहीं, ऐसी बात नहीं। शमशेर सिंह खुद को संयत रखने की चेष्टा कर रहा था। वह इस बात को नहीं भूला था कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन जोसेफ वोहरा जैसे दरिंदे के करीब बैठा है। फूटो, जोसेफ वोहरा ने सख्त स्वर में कहा। वह सिक्का। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही शमशेर ने जेब से कागज निकालकर जोसेफ वोहरा को थमाया। इस कागज में उस जगह का पता है जहां मौजूद 1-2 लोगों के पास खजाने वाला नक्शा है। पक्का है? हाँ। बात गलत हुई तो अंजाम जानते हो, जोसेफ वोहरा ने मौत भरे स्वर में कहा। शमशेर सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर जल्दी से सिर हिलाया।
मैं जाऊं? जाने से पहले मेरी बात सुन, जोसेफ वोहरा ने जहर भरे स्वर में कहा। क्या? शमशेर चिढ़ा, गला खुश्क सा हो गया था। तू मुझे बेवकूफ़ बनाता है। आदमी के नाम पर तेरे साथ कुत्ता तक नहीं है। बोल, नहीं है? नहीं है। शमशेर सिंह का चेहरा देखने के लायक था। तू अकेला आया है? अकेला हूँ। जोसेफ वोहरा ने खतरनाक निगाहों से उसे देखा। चालाकी करना बुरा नहीं है, लेकिन देख लेना चाहिए कि सामने कौन है। शमशेर सिंह ने डरे डरे बच्चे की भांति सिर हिलाया। मैं चाहूँ तो 15 लाख दिए बिना ही तुझे लात मारकर यहाँ से भगा दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये तेरे लिए 15 लाख हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए 15 रुपये से ज़्यादा नहीं है। जा, ले जा नोटों को और दफ़ा हो जा, नहीं तो बाद में गली गली कहता फिरेगा कि जोसेफ ने तेरे 15 लाख दबा दिए, जबकि मैं करोड़ों अरबों के सौदे करने का आदी हूँ। शमशेर सिंह ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी। निकल बाहर और भाग जा। शमशेर सिंह दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। सुन, शमशेर सिंह ने उसे देखा। यह सौदा करके तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है तो अपनी मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर दे। मैंने ठीक सौदा किया है, कठिनता से कह उठा शमशेर सिंह। कड़वे अंदाज में जोसेफ वोहरा ने उसे जाने का इशारा किया। शमशेर सिंह ब्रीफकेस थामे आगे बढ़ गया। अगले ही क्षण जोसेफ वोहरा के चारों गनमैन कार के भीतर आए। एक ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। जोसेफ वोहरा की भिजी निगाह हाथ में थमे कागज पर लिखे पते पर टिकी थी। आधे घंटे के बाद जोसेफ वोहरा अपने आलीशान ऑफिस में था। नीलकंठ जोसेफ वोहरा के सामने हाजिर हुआ। 40 बरस का नीलकंठ क्रूरता का जीता जागता नमूना था। 5 फीट लंबाई, सख्त बदन, सांवला चेहरा, गले तक लंबे बाल रखने वाला वहशी हत्यारा। बहुत खूबियां थी नीलकंठ में, और जोसेफ वोहरा का वह राइट हैंड था। जोसेफ का पसंदीदा आदमी था नीलकंठ। उसके अधिकतर काम नीलकंठ ही करता था। नीलकंठ के बिना शायद जोसेफ वोहरा खुद को अकेला महसूस करने लगे। इस बारे में जोसेफ ने कभी सोचा भी नहीं था। अंडरवर्ल्ड में नीलकंठ का नाम चलता था। उसने अपने दम पर नाम कमाया था, और अब तो जोसेफ वोहरा जैसे इंसान का हाथ उसकी पीठ पर था। आपने मुझे बुलाया सर? नीलकंठ शांत स्वर में बोला। जोसेफ वोहरा ने हाथ में थमा कागज नीलकंठ की तरफ बढ़ाया। नीलकंठ ने कागज लेकर उस पर लिखा पता पढ़ा, फिर जोसेफ को देखा। नीलकंठ, जोसेफ वोहरा ने शांत स्वर में कहा, इस पते पर जो भी मिले उनमें से किसी एक के पास 1 रुपये का सिक्का मिलेगा। वह खास सिक्का है, उसके दोनों तरफ खजाने का नक्शा बना हुआ है। तुम्हें वह सिक्का हर हाल में पाना है। उसे लेकर ही अपना मुंह मुझे दिखाना। यस सर। लेकिन सर, ऐसा ही एक सिक्का सुनने में आया है कि मीर सिंह चावला के। यह वही सिक्का है। मीर सिंह के हाथों से कैसे निकला, कौन लाया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। मुझे वह सिक्का चाहिए। सुना है उस पर दुनिया के सबसे बड़े खजाने का नक्शा बना हुआ है। सुना तो यही है सर। जाओ, सिक्का लेकर आओ। नीलकंठ बाहर निकल गया। जोसेफ वोहरा ने सिगरेट सुलगाई और सोच भरे अंदाज में कश लेने लगा। शमशेर सिंह कार में बैठे बख्तर के पास पहुंचा। निपट गया काम? उसके पास पहुंचने पर बख्तर ने पूछा। हाँ। कार का दरवाजा खोलकर भीतर बैठता हुआ शमशेर सिंह बोला, निपट गया। साला जोसेफ वोहरा महाहरामी बंदा है, समझ लो बच गया। ऐसा क्या? हाँ। क्या हुआ था? शमशेर सिंह ने बताया। सुनकर बख्तर सिर हिलाते हुए कह उठा, वह अंडरवर्ल्ड डॉन है, बच्चा नहीं। शमशेर सिंह गहरी सांस लेकर रह गया। बड़ों के कामों में हाथ डालेगा तो खतरा होगा ही। देवराज चौहान कहाँ है? वहीं, महादेव के घर। पक्का है ना? हाँ, जगमोहन कुछ देर पहले बाहर गया है। जोसेफ वोहरा के आदमी कभी भी आ सकते हैं। शमशेर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। एक तरफ से तू खजाना चाहता है, दूसरी तरफ देवराज चौहान को फंसाकर लाखों इकट्ठे करने पर लगा हुआ है। तेरा कोई दीन ईमान है भी या नहीं? बख्तर ने मुंह बनाया। शमशेर सिंह हंसा। इसमें हंसने की क्या बात हुई? वह देवराज चौहान है तो हालात से निपटना उसे आता है। आसानी से उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर बिगड़ भी जाए तो फालतू का 25 लाख हाथ लग गया, क्या बुरा है? यही बहुत है। बख्तर गहरी सांस लेकर रह गया।
देवराज चौहान ने लिस्ट बनाकर दी थी जगमोहन को सफर के दौरान जरूरत पड़ने के सामान की। जगमोहन लिस्ट लेकर निकल गया था। पूछने पर भी महादेव को कुछ नहीं बताया था कि वह किस फेर में है। महादेव ने भी फिर ज्यादा जोर नहीं दिया था। जब देवराज चौहान सोहनलाल के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो बाहर कई कदमों की आहटें उभरी। फिर दरवाजा खटखटाया गया। कुछ लोग हैं बाहर, महादेव ने दबे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर चिंता उभरी। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। दरवाजा पुनः थपथपाया गया। तुम छिप जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। आने वाले शायद तुम्हें ही ढूंढ। एक कमरे के घर में छिपने की कोई जगह नहीं है। देवराज चौहान ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे सिगरेट सुलगाकर शांत स्वर में कहा। दरवाजा खोल दो महादेव। महादेव व्याकुलता भरे अंदाज में उठा और आगे बढ़ते हुए दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल महादेव को साथ लेते हुए 5 आदमी भीतर आ गए। इनमें से एक नीलकंठ था। भीतर आते ही नीलकंठ के साथ मौजूद चारों ने रिवॉल्वरें निकालकर हाथों में ले ली। महादेव हड़बड़ाकर पीछे हो गया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। भीतर के अलावा बाहर और आदमियों के होने का भी आभास मिल रहा था। देवराज चौहान की निगाह भीतर आए लोगों पर फिरने लगी। तुम, महादेव के होठों से निकला। नीलकंठ की निगाह महादेव की तरफ घूमी। जानते हो मुझे? नीलकंठ के होठों से खतरनाक स्वर निकला। हाँ, नीलकंठ नाम है तेरा, जोसेफ वोहरा का खास आदमी। मेरे यहाँ होने का मतलब समझता है? नीलकंठ गुर्राया। नहीं। खून खराबा, तुम दोनों की लाशें। ऐसे काम करके मुझे खुशी होती है, नीलकंठ ने दबे स्वर में कहा। देवराज चौहान की सिकुड़ चुकी निगाह नीलकंठ पर टिक चुकी थी। महादेव ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। सिक्का मेरे हवाले करो। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। कौन सा सिक्का? नीलकंठ एकाएक दरिंदा सा लगने लगा। मरना है क्या? जो महादेव सिक्के के बारे में कुछ नहीं जानता। देवराज चौहान उसकी बात काटकर बोला। मुझसे बात करो। नीलकंठ की निगाह देवराज चौहान की तरफ घूमी। तुम कौन हो? सिक्के वाला। नीलकंठ के जबड़ों में और भी कसाव आ गया। वह स्पष्ट महसूस कर रहा था कि उसकी मौजूदगी का प्रभाव इस आदमी पर जरा भी नहीं पड़ रहा था। वैसे तुम किस सिक्के की बात कर रहे हो? देवराज चौहान ने कश लेकर पूछा। मैं? नीलकंठ की आंखों में सुर्खी उभरी। खून खराबा नहीं करना चाहता। इन कामों से जहां तक हो सके मैं भी परहेज रखता हूँ। जरूरत पड़ जाए तो बात अलग है। देवराज चौहान ने मौत की सी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। नीलकंठ के दांत भिज गए। किस सिक्के की बात कर रहे हो तुम? जिस पर खजाने का नक्शा बना हुआ है। जोसेफ वोहरा को इस बारे में कैसे पता चला? मैं नहीं। इस जगह के बारे में कैसे पता चला कि सिक्का यहाँ हो सकता है? नीलकंठ ने सख्त निगाहों से उसे देखा। यह बात तो मुझे जोसेफ वोहरा से पूछनी पड़ेगी, क्योंकि उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। देवराज चौहान नीलकंठ को घूरता रहा। महादेव इस समय हद से ज्यादा बेचैन लग रहा था। अगर तुम्हें सिक्का न मिले तो मैं तुम्हें शूट करके चला जाऊंगा। नीलकंठ की मुट्ठियां भिज गई। इस तरह तुम सिक्का पालोगे? मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, नीलकंठ गुर्राया। सिक्का मेरे हवाले करो, नहीं तो तुम्हें शूट करके भी सिक्का तुम्हारे कपड़ों की तलाशी के दौरान हासिल कर सकता हूँ। देवराज चौहान कुछ कहने को हुआ कि महादेव बोला। सिक्का है तुम्हारे पास? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। इसे दे दो, यह बहुत खतरनाक आदमी है, शायद तुम इसे ठीक से नहीं जानते। महादेव तुम्हें समझदारी वाली राय दे रहा है, नीलकंठ ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान नीलकंठ को देखकर मुस्कुराया। फिर उसने जेब से सिक्का निकाला और नीलकंठ की तरफ उछाल दिया। नीलकंठ ने हवा में लहराते सिक्के को मुट्ठी में बंद किया। फिर उसे बेहद ध्यानपूर्वक देखा। सिक्के की ऊपर की परतें गायब थी। अब जो नजर आ रहा था वहां पर बेहद महीन रेखाएं नजर आ रही थी। नीलकंठ खास कुछ नहीं समझा। यह सिक्का वही है जिस पर खजाने का नक्शा है। नीलकंठ ने उसे घूर कर देखा। हाँ, शांत स्वर में कहते हुए देवराज चौहान ने कश लिया। अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तो फालतू मत बोलो। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव चमके। किस चीज़ के लिए तुम यहाँ आए थे वह तुम्हें मिल गई है, अब जाओ यहाँ से। नीलकंठ ने उसे घूरा। 2 पलों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कौन हो तुम?
नीलकंठ ने आंखें निकालकर पूछा। महादेव ने बेचैनी से अपने दोनों हाथ मसले। देवराज चौहान? क्या? नीलकंठ चौंका। देवराज चौहान? हाँ। देवराज चौहान ने उसे देखते हुए कड़वे स्वर में कहा। जोसेफ वोहरा को बोलना कि मैं कभी भी उसके कामों में दखल नहीं देता। हमारे रास्ते अलग अलग होते हैं। डकैती और खजानों में मेरी शुरू से ही दिलचस्पी रही है और वह मेरे कामों में दखल देने की चेष्टा कर रहा है। देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखने के पश्चात नीलकंठ अपने आदमियों को जाने का इशारा करते हुए पलटा और बाहर निकल गया। सबके जाने के बाद देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं महादेव। क्यों? यह बात खुल चुकी है कि मैं यहाँ पर हूँ। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मेरी फिक्र मत करो, तुम यहीं रहोगे। उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, 2-3 घंटों में लौट आऊँगा। शमशेर सिंह और बख्तर कार में बैठे थे। देवराज चौहान पर उनकी निगाह पड़ी, जो अभी अभी कॉलोनी से निकलकर सड़क पर आया था। फिर सरसरी निगाह से आसपास देखने के पश्चात दूसरी तरफ बढ़ गया था। देवराज चौहान कहीं जा रहा है? बख्तर के होठों से निकला। इसका मतलब कुछ देर पहले नीलकंठ आकर सिक्का ले गया है। वह कैसे? अगर देवराज चौहान नीलकंठ को सिक्का न देता तो नीलकंठ अवश्य शूट कर देता देवराज चौहान को, जबकि यह जिंदा है। वैसे भी गोली चलने जैसी आवाज़ हमें सुनाई नहीं थी। शमशेर सिंह की निगाह दूर जाते देवराज चौहान पर थी। मतलब कि मेरा पासा सीधा रहा। 25 लाख झाड़ चुका हूँ। अब ये लोग खजाने की तरफ जाएंगे और हम इनके पीछे। यह भी तो हो सकता है कि सिक्के से नक्शा उतारने से पहले ही नीलकंठ सिक्का ले गया हो, देवराज चौहान के पास नक्शा ही ना हो। और बच्चों जैसी बातें मत कर। शमशेर सिंह ने मुंह बनाया। इतना शरीफ नहीं है देवराज चौहान कि खुद खाली हाथ होकर रह जाए। सिक्के से कागज पर नक्शा उतार दिया होगा, तभी उसने शराफत से सिक्के को नीलकंठ के हवाले कर दिया। देवराज चौहान दूर होता जा रहा था। बख्तर बोला, कार स्टार्ट कर और सावधानी से पीछा करना शुरू कर दे, उसे शक न हो कि। बख्तर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। दूसरी कार कहाँ है? शमशेर सिंह ने पूछा। वह जगमोहन ले गया है। 2 घंटे पहले मैंने कार पर उसे जाते देखा था। बख्तर ने कहा। ठीक है, देवराज चौहान के पीछे लगा रहे। देवराज चौहान पब्लिक बूथ के सामने पहुंचकर ठिठका, फिर भीतर प्रवेश करके रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। देवराज चौहान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शमशेर और बख्तर उसके पीछे लगे हो सकते हैं, या फिर इनकी मेहरबानी से ही मीर सिंह और नीलकंठ उसके पास पहुंचे। 3-4 जगह नंबर मिलाने के पश्चात देवराज चौहान को वह नंबर हासिल हुआ जिस पर वानखेड़े मिल सकता था। फिर वानखेड़े से उसकी बात हुई। हेलो। देवराज चौहान के कानों में वानखेड़े की आवाज़ पड़ी। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। पहचाना? क्षण भर की खामोशी के बाद वानखेड़े की आवाज़ सुनाई दी। तुम? हाँ मैं। देवराज चौहान के चेहरे पर छाई मुस्कान गहरी हो गई। बंगले से तुम कहाँ भाग गए थे? वहाँ मेरा काम नहीं बचा था, इसलिए। मैं तुम्हें मीर सिंह के घेरे में से निकालने आया था। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए ही तो फ़ोन कर रहा हूँ। कम से कम मिल तो लेते। पुलिस वालों की दोस्ती के पीछे उनका अपना मतलब होता है वानखेड़े। मेरा क्या मतलब है? मुझे गिरफ्तार करके जेल में पहुंचाना। तुमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सके। इसलिए अब तुम मीठा बनकर, बगल की चोरी बनकर मेरा गला काटना चाहते हो जब भी मौका मिल जाए। मैंने ठीक कहा? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।